ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, जिस पर रेंज क्या होगी, मैक्सिमम होती है, और ये थीटा इक्वल टू 0 और ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, जहाँ रेंज हमारे पास में, क्योंकि रेंज इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, यानी इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ अपने को ये वैल्यू दिया हुआ है, यानी जब थीटा 15 डिग्री है तो रेंज 50 मीटर है। मतलब क्या दे अपने को, यहाँ से देखो, तो यहाँ रखेंगे तो 50 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, और ये कितना हो जाएगा, साइन 30 ना, क्योंकि 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री लिया मैंने, तो ये हो गया हमारे पास में 500 यू स्क्वायर बाई जी इंटू 1/2, यानी हमारे पास में यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ गई है 100। इसको यूज करेंगे हम लोग। तो कह रहा है मैक्सिमम हाइट के करस्पॉन्डिंग, तो मैक्सिमम रेंज के करस्पॉन्डिंग, नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। अब मैक्सिमम हाइट के करस्पॉन्डिंग की बात कर रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसको चाहिए। तो यहाँ देखो आप, हमें ये मालूम है कि मैक्सिमम हाइट का मतलब, यहाँ देखो पहली बात तो मैक्सिमम हाइट मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। ये कह रहा है कि यू कांस्टेंट है, मैं वो लिख लिया था कि सबने, नहीं सर। गड़बड़ हो गई। क्या था, DPP 3 था ना, ये अपने को ऐसा दिया हुआ है। तो 15 डिग्री है, ये 50 मीटर है, ये आर है, तो आर इक्वल टू क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हमारे पास में इसके करस्पॉन्डिंग तो कितना दिया है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम लोग। तो आपको दिया हुआ है 50 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, ये हो गया साइन 30, यानी यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 100 आ गया। अब मैक्सिमम हाइट, क्योंकि वेरिएबल थीटा है इसका, और यू मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा है ना, तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा तब। तो हमें अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमें मालूम है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो साइन थीटा तो 1 हो गया, साइन 91 हो गया, तो ये 2u बाई जी, बस आ गया आंसर। तो u की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है आपको, 100 रूट 100g, ये वैल्यू रख दो यहाँ, तुम्हारे पास आ गया t इक्वल टू 2 into बाई जी, है ना, कर लोगे ना, अब तो आ गया है आंसर। ये कहने का मतलब अच्छा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में, अच्छा सारे चले गए हो तो फिर से बताना पड़ेगा यार। नेक्स्ट 33 है क्या, 32 तो हो गया। ये आंसर चाहिए अपने को इसका, तो u की वैल्यू आप यहाँ से रख दो, इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 33, 36 पता नहीं, चलिए
एक ये ग्राउंड है और ये प्लेटफॉर्म है। यानी ये a platform is pulled with constant acceleration a, particle is projected from the platform at an angle theta, यहाँ से थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। With respect to the platform as shown in the figure, the value of tan theta such that particle again come to the starting point on the platform. तो मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जाएंगे तो इस पहली बात तो इसका डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, इसको जी लग रहा होगा। तो यानी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ये इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कितना है, माइनस जी जे कैप माइनस ए आई कैप। हम लोग इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यहाँ एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है। तो आप देख रहे हो कि पार्टिकल का प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो आ गया माइनस ए आई कैप माइनस जी जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म को रोक दिया, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये तो रुक गया, ये रुक गया। तो बॉल को देखो आप, इधर की तरफ क्या लग रहा है ए और इधर क्या लग रहा है जी, यानी इसका जो नेट एक्सेलरेशन वो इधर की तरफ है। तो अगर इसकी वेलोसिटी को हम लोग इस नेट एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग बात करें, यानी इसके अपोजिट अगर हम थ्रो करें तो ये इसके रेस्ट, क्योंकि तो रेस्ट पर आएगा प्लेटफॉर्म, तो ये जाएगा और वापस आएगा ना इस पॉइंट पर। यानी इसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, और एक्सेलरेशन क्या आ रहा है इसका, ये आ रहा है ए रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, है ना। तो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ टेन थीटा बताओ। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, यानी टेन थीटा हमारे पास में क्या मिलेगा, टेन थीटा मिल जाएगा अपने को जी बाई ए। जी कितना है यहाँ 10, ए कितना 5, यानी 2। ये आंसर आना चाहिए। तो टेन थीटा इक्वल टू 2, 34 भी है ना। चलो 34 करते हैं। हम्म 34 के बाद में 37, 37, 38, ठीक है 34 करते हैं भाई। Particle is projected from ground from O with the speed making angle with the, अच्छा देखो ऐसा दिया हुआ है, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है और इसकी जो स्पीड यहाँ दिया हुआ है ये 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। Two high, smooth and vertical walls are present, one 10 meter ahead and other 15 meter behind the point of projection. अच्छा, मतलब कुल मिला के कहानी ऐसा है, ये वॉल्स है यहाँ। यानी ये पॉइंट ओ है, ये जो डिस्टेंस दिया है ये 10 मीटर है और ये जो डिस्टेंस दिया है 15 मीटर है। If collision of the particle with the walls are perfectly elastic, then there will be the particle land. Where will the particle land from the point of projection? तो सबसे पहले तो ये r निकाल लेंगे, क्योंकि क्या मिलेगा आपको, r मैक्स ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि थीटा 45 डिग्री है। कितना मिलेगा, u स्क्वायर बाई जी ना, u यानी 400 डिवाइडेड बाई 10। तो r मैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 40 मीटर। ओके, तो अब ये क्या लैंड करेगा, तो सिंपल सी बात है कि 40 मीटर है ना। तो मतलब ये हुआ, इसको जाना कैसे चाहिए था, देखो ये जाना तो ऐसे चाहिएगा,
अगर ये बॉल नहीं होता, यानी ये कितना था 40 मीटर होता। लेकिन ये जब यहाँ जाएगा 10, उसके बाद तो क्या होगा यहाँ एक्चुअली में इसकी जो वेलोसिटी ये है ना, इसका एक कंपोनेंट ये होगा और ये कंपोनेंट होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज करेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, जस्ट इधर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना चला, फिर देखो ये 10 चला, तो अभी कितना और चलेगा, 30 और चलेगा। तो लेकिन यहाँ से डिस्टेंस कितना है, कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 25। इसका मतलब है कि यहाँ से क्योंकि जाना इसी तरह से है इसको, और उसके बाद कितना और चलना चाहिए, तो यहाँ से अल्टीमेटली 30, तो ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, और इसका मतलब ये 30। तो ये कैसे जाएगा, यानी ये और ये यहाँ जाके टकराएगा, तो ये ऐसे जाएगा। तो इधर 10 चला, उधर 20, कितना होगा 35। फिर वापस से, क्योंकि ये जब ऐसे स्ट्राइक करेगा, इसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा नहीं, तो ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा वापस से उतना। इलास्टिक कोलिजन क्योंकि, तो ये कहाँ जाके गिरेगा, 5 पर जाके गिरेगा। यानी यहाँ से कितना होना चाहिए, 5 मीटर पर होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोला है ना मैंने आपको, तो क्या बोला मैंने, टोटल कितना चलना चाहिए इसको, टोटल 40 चलना चाहिए ना। यहाँ से देखो पहले कितना गया, यहाँ से जब यानी यहाँ से यहाँ गया तो अर्जेंटली कितना चला 10, फिर यहाँ से यहाँ गया तो अर्जेंटली कितना चला 25 प्लस 10 35 हो गया, प्लस 5 और चलना चाहिए हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब यहाँ यानी इस पॉइंट ओ के बिहाइंड कितना जाके गिर रहा है वो 10 मीटर पर, तो ये हो गया 5 मीटर एड नहीं, 5 मीटर बिहाइंड नहीं, 10 मीटर एड नहीं, 10 मीटर बिहाइंड, आंसर हो गया 4th। क्लियर है भाई ये? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 37। A man is standing on a truck moving with a constant acceleration A throws a ball in vertical upward direction with speed V related to the truck. A man is standing on a truck, ठीक है, एक ट्रक है मान लो यहाँ, ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है। A man is standing on a truck moving with constant acceleration and throws a ball in vertical upward direction, speed v relative to the truck। यानी ये इस ट्रक के रेस्पेक्ट में वर्टिकली v स्पीड से भेज रहा है, यानी v रिलेटिव इक्वल टू v अपने को दिया है। The minimum speed of the ball observed by the man during the flight will be, तो मिनिमम तो क्या होगा यहाँ, दरअसल वापस से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना डाउनवर्ड, माइनस जी जे कैप माइनस ए आई कैप, यानी हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो कितना आ गया भाई, ये माइनस ए आई कैप माइनस जी जे कैप। ठीक, तो अब होगा क्या यहाँ, एक्चुअली मैं यहाँ ले क्योंकि तो रुक गया, तो इसका एक कंपोनेंट ये है ना और एक कंपोनेंट ये हो गया एक तरह से, ये तो मतलब निकल रहा है यहाँ से इस इक्वेशन से, तो जी डाउनवर्ड है, ए इधर है, तो अब क्या होगा यहाँ, एक्चुअली इन दोनों का रिजल्टेंट इधर देख लेते हैं हम लोग, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। अब हम लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर मिनिमम, तो आप देख रहे हो कि इसको हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया है ना, तो आप देख रहे हो कि इसका नेट जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, इसको अगर ऐसे प्रोजेक्ट किया है, यानी मिनिमम कब होगा इसकी वेलोसिटी, अगर मान लो मैं इसको ऐसे समझूं तो मिनिमम होगा दरअसल यहाँ पर, जब वेलोसिटी और जी इफेक्टिव की डायरेक्शन क्या हो जाएगी 90 डिग्री। अगर आपको याद हो तो जब आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हो, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, जी किधर होता है डाउनवर्ड, जी नीचे होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वैसा यहाँ भी देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे। बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? तो यहाँ क्या होगा कि अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो गया यहाँ, थीटा हो गया। तो u का यानी v का एक कंपोनेंट ये होगा v साइन सॉरी v cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये होगा v साइन थीटा, यानी मिनिमम स्पीड क्या होगी इसकी v साइन थीटा।
अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे, यानी टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा क्या होगा यहाँ, g/a होगा। क्या हो जाएगा, g/a। हमें क्या चाहिए, v साइन थीटा, तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। तो अगर ये थीटा है, ये g है और ये a, तो ये a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास में हमें ये चाहिए, कौन सा, v साइन थीटा चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जब जाएगा सिर्फ ये कंपोनेंट रहेगा इसका, v साइन थीटा, जो कि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में vg/√a² प्लस g²। ये आंसर आना चाहिए। कुछ गड़बड़ किया क्या, कुछ तो गड़बड़ हो गया। कंपोनेंट्स अगर मैं ये थीटा ले रहा हूं तो टेन थीटा क्या हो गया, सॉरी, परपेंडिकुलर, तो g/a होगा ना। क्या गड़बड़ कर दिया भाई, ये इधर है थीटा, मैंने कौन सा लिया, थीटा गलत मान लिया क्या, हाँ थीटा गलत मान लिया। ये क्या होगा, देखो थीटा, ये तो थीटा मैंने सही माना है। दरअसल यहाँ देखो ये 90 माइनस, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो एंगल ये थीटा हुआ ना। तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो फिर इधर तो v साइन थीटा मिलेगा नहीं यार, और इधर क्या मिलेगा अपने को, v cos थीटा मिलेगा नहीं। तो ये हमारे पास हो जाएगा दरअसल cos थीटा। ये तो सही है, ये भी सही है, यहाँ भी सही है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में दरअसल a/, ये आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। हाँ सर। नेक्स्ट है 38। Projectile has same range r for two angles of projection। तो यानी वो एंगल कौन कौन सा, देखो थीटा इक्वल, तो थीटा और एक होता है थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस थीटा, उस पर रेंज सेम होती है। देखो कैसे, क्योंकि r इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर साइन, यानी 2 इंटू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये देखो क्या मिल रहा है अपने को, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिख सकते हो ना। इसका मतलब r डैश इक्वल टू r है, यानी ये एंगल होनी चाहिए। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इनको बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि T1 T2 एक रिलेशन है हमारे पास में, तो r तो ये मिलेगी अपने को, r डैश लो या r लो, ये आ जाएगा। तो T1 क्या मिलेगा, T1 हो जाएगा यहाँ 2u, क्योंकि स्पीड सेम है, नहीं स्पीड अलग है क्या, द प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑपोजिट, यानी स्पीड सेम ले रहे हैं हम लोग। तो u साइन 2u साइन थीटा 1/g, यानी T1 कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, और ये T2 इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, तो कितना हो गया, 2u cos थीटा बाई जी हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो
तो ये क्या आ जाएगा, T1 T2 इक्वल टू 4 U स्क्वायर बाई जी, और ये क्या रहा देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना, ये क्या एक्चुअली देखो T1 T2 इक्वल टू 2 है ना, और इसको देखो क्या रहा है 2U स्क्वायर साइन 2 थीटा कॉस थीटा बाई जी ना, ये वैल्यू क्या आ रही तो है, यानी ये 2 आ रही तो है, सो यहाँ जी स्क्वायर होगा ना, लेकिन तो ये जी स्क्वायर है तो जी को एक बार ले लेंगे, तो 2R बाई जी, यानी ये रिलेशन आना चाहिए। तो रिलेशन क्या आ रहा है हमारे पास में यहाँ से, यानी R इक्वल टू आ रहा है T1 T2 जी बाई 2। तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। 39। अब यहाँ अपने को दो स्फीयर दिए हुए हैं, इसने दोनों ही आइडेंटिकल स्फीयर है। Two smooth spheres of each of radius 5 centimeter and weight W rest on the other side inside a fixed smooth cylinder of radius 8 centimeter. The reactions between the spheres and the vertical side of the cylinder बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, तो जितना नॉर्मल इसको इधर लगेगा N1 उतना ही नॉर्मल इसको इधर लगेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में 0 होना चाहिए, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है देखो यहाँ W लग रहा है, और ये N1 है, और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, N2 लग रहा होगा, और इन दोनों के बीच में एक N3 होगा। तो हमें एक तो N3 चाहिए और एक N1 चाहिए, इसका ABD बनाओ। देखो आप इन्हीं को साथ में बना लेते हैं अभी। तो आप यहाँ देखो इसको वर्टिकल में क्या लग रहा है, N2 लग रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, इसको N1 लग रहा है, इसको भी हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, N1 लग रहा है बस, और इन दोनों के बीच में होगा इंटरेक्शन फोर्स। इसको मैंने मान लिया इधर N3 लग रहा होगा, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है देखो W, और इसको भी डाउनवर्ड क्या लग रहा है W। तो आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ, ये अगर इनकी रेडियस मान लेते हैं R मान लेते हैं आप, तो R मान लो, कितना हो गया 2R हो गया ने। अगर ये 2R है तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, बस वो 2R है, और बाकी कुछ दिख रहा है आपको, अच्छा ये भी तो दिया है ना, हाँ सिलेंडर की रेडियस 8 सेंटीमीटर, ओके हाँ दिया ना, यानी ये हमारे पास में, इसका मतलब R इक्वल टू हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया है ना, ये A और B के बीच की डिस्टेंस। और अब यहाँ देखो ये जो डिस्टेंस देखेंगे हम लोग कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैसे देखेंगे, क्योंकि ये देखो कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है ना, ये वाली डिस्टेंस भी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना 16 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना रह गया 10,
-16 यानी कितना रह गया, 6 सेंटीमीटर ना। हाँ सही है ना, ये बात समझ में आई। तो यानी इसका मतलब है ये हमारे पास में कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। तो ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है, तो 6/10 क्या लिखोगे आप इसको, cos थीटा। cos थीटा मतलब 3/5 यानी थीटा कितना हो गया, 53 डिग्री हो गया ना। क्लियर, तो बस कर लो, अब तो आ ही गया। कैसे, एक तो ये मिलेगा, देखो यहाँ से पूरे सिस्टम को वर्टिकल में देखो, 2W = N2 होगा कि नहीं होगा, यहाँ ये समझ में आया। पहले तो 2W = N2 होगा, और किसी भी एक स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये एंगल कितना हमारे पास में, ये थीटा ही तो है, तो यानी इसको रिजोल्व करेंगे तो ये N1 है, डाउनवर्ड इसको W लग ही रहा है, और N3 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, N3 sin थीटा, और एक इधर N3 cos थीटा। N2 का केयर कोई रोल ही नहीं है यहाँ, है ना। तो क्या देखो यहाँ से W मिल गया अपने को, W मतलब सॉरी दिया हुआ है तो N3 मिल गया। साइन थीटा 53 कितना होता है, 4/5 ना, तो N3 कितना हो गया यहाँ, 5W/4 आ गया। तो यानी दोनों के बीच में ये कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, ये 5W/4 कैसे आ रहा है। आंसर तो ये यार, लेकिन क्या पूछ रहा था अपने को, the reactions between the spheres and the vertical side of the cylinder are, तो वर्टिकल वाला क्या हमारे पास में यहाँ, ये तो N3 तो 5W/4 आ रहा है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, इसमें गलत दिया है, तो ऑप्शन ही आंसर क्या आना चाहिए, 5W/4 सही आ रहा हमारा। फिर ये कह रहा है कि N1 भी चाहिए अपने को, तो N1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ, इसके इक्वल होगी ना, किसके, इसके, यानी N1 = है N3 cos थीटा, तो N3 की वैल्यू कितनी आ रही, तो 5W/4 इंटू cos थीटा, cos थीटा मतलब 3/5, तो N1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3W/4 आ रहा है। तो ये भाई ये 5W/4 होना चाहिए, गलत दिया इसने ऑप्शन, ठीक है। आगे बात में ऑप्शन नंबर 3 में, हेलो हाँ बोलिए, कोई डाउट है, ये भाई क्लियर है सबको मैंने क्या लिखा है, हाँ सर क्लियर है। तो आंसर वहां क्या होना चाहिए, दरअसल जो N3 है वो ये वैल्यू आना चाहिए, वो गलत दिया उसने, और N1 3W/4 होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड में कहीं गड़बड़ दिया उसने, 5W/4 होना चाहिए। नेक्स्ट, $39 हो गया, 39 के बाद 40, 42, चलिए 42 पे चलते हैं, 40 पर चलते हैं। ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप, यानी इस तरह का अपने को सरफेस दिया है,
तो ये यहाँ आएगा हमारे पास में और ऐसे जाके टकराएगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा, ऐसे जाके टकरा रहा है। तो क्या कह रहा है देखो यहाँ से, अ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एट द टॉप ऑफ फ्रिक्शनल स्लाइड एट हाइट h1 अबव द ग्राउंड, द ब्लॉक लीव्स द स्लाइड मूविंग परफेक्टली हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट h2 अबव द ग्राउंड, यानी हॉरिजॉन्टली आ रहा है ये, इसको हॉरिजॉन्टली। तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो यहाँ की स्पीड भी मान लेते हैं, किसके करस्पॉन्डिंग होगा, यानी इसके h1 माइनस h2। तो यहाँ आप क्या करो, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल जीरो मान लो। तो सीधा लिख देता हूं मैं, यानी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए mg h1 माइनस h2 होना चाहिए, ठीक है। और ये है तो h2 है ही सही। तो ये कह रहा है कि the block leaves the slide moving perfectly horizontally at a height h2 above the ground. The block eventually hits the ground traveling at an angle 30 डिग्री। यानी इसका मतलब देखो, ये कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, ये कितना हो जाएगा लेकिन gt, तो हमारे पास में gt बाई v इक्वल टू tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया अपने को। तो क्या पूछ रहा था, रेशियो ऑफ h1h। अच्छा, एक बात और बता लेते हैं, देखिए ये जो टाइम लगेगा इस h2 के करस्पॉन्डिंग लगेगा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो यहाँ 0 ही है। अगर आप यहाँ जाओगे तो इस ब्लॉक के सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यहाँ आप देखो कि t कितना लगेगा, t हो जाएगा 2h2 बाई जी का स्क्वायर रूट ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, v की वैल्यू निकालेंगे, तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया और t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो g बाई हो जाएगा रूट 2h2 बाई जी डिवाइडेड बाई v हो जाएगा 2g h1 माइनस h2 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 बाई रूट 3। यहाँ देखो g से तो g कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ गया h2 बाई h1 माइनस h2 इक्वल टू 1 बाई 3। सॉल्व कर लो, ये रेशियो मिल जाएगा आपको। ओके, तो आपको h1 बाई h2 यहाँ से मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा 40 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 42, 43, 42, 43, 44। भाई क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 42 42 में क्या हो रहा है दरअसल, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन कभी ना आने वाला, ना तो एडवांस में पूछने वाले हैं, मेंस में तो छोड़ ही दो आप, बहुत दूर की बात है। ये बताता हूँ मैं। तो ये ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये पुली है और एक ब्लॉक यहाँ है और यहाँ ये इधर जाके फिक्स है। तो क्या हो रहा है देखो यहाँ, अब मोटर इज फिक्स्ड इनसाइड अ बॉक्स विच इज मूविंग अपवर्ड्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड से पूरा सिस्टम जा रहा है। कौन से सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये मोटर सहित, ये इसके साथ में यहाँ फिक्स है। स्ट्रिंग इज वाइंडिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड से, ये क्या हो रहा है यहाँ, वाइंड कर रहा है, ये इसको वाइंड कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, यानी 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। देन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए बताना है कि क्या होगा, है ना। तो आप यहाँ देखो, अगर मान लो ऐसा समझो कि ये ऊपर मूव नहीं कर रहा होता मान लो, तो यानी इसका मतलब ये रोप नीचे कितने से आ रही है, 3 मीटर पर सेकंड से आ रही है ना।
लेकिन अगर मान लो मैं इसको ये 3 मीटर पर सेकंड से नीचे नहीं आ रही होती, यही मान लो 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होता, तो इस केस में क्या करेंगे, ये 3 मीटर पर सेकंड जो है यानी इसको वाइंड कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ इसकी वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि अपने को तो ब्लॉक एक ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है नहीं मालूम है मुझे, तो मैंने मान लिया कि नीचे जा रहा है, मान लो v स्पीड से, है ना। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग अब क्योंकि ये इसके एक काम करते हैं कि ये ऊपर अगर अच्छा यहाँ जो वाइंडिंग हो रही है, यानी ये जो पॉइंट अगर आप कंसिडर करते हो, ये पॉइंट नीचे इसके रेस्पेक्ट में कितने से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं बी पॉइंट की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी ये जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू मोटर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो नीचे कितनी से आ रहे हैं, दरअसल 3 माइनस जे कैप इक्वल टू वी बी वेक्टर अपने को चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस वी एम वेक्टर कितना आ रहा है 5 जे कैप आ रहा है, यानी वी बी वेक्टर इक्वल टू उधर गया तो कितना आ गया, यानी 2 जे कैप आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी ऊपर की तरफ कितने से जा रहा है, 2 जे कैप से जा रहा है, यानी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कि ये जो रॉप है, कौन सी, ये जो रॉप है इसकी लेंथ तो कांस्टेंट है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्योंकि ये पुली है, तो यहाँ भी हम लोग ये टी लग रहा है, ये टी लग रहा है, और ये टी देखो, ये टी देखो, और यहाँ ये टी लग रहा है, ये टी लग रहा है, ये टी है, और ये टी है। तो ये ब्लॉक का अपने को चाहिए, मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका नीचे मान लिया, और ये तो ये जो बी पॉइंट ऊपर कितने जा रहा है, 2 से जा रहा है, कांस्टेंट लगाओ यहाँ। तो ये देखो इसका तो 0 हो गया, किस वाले पार्ट का, इसका, तो क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर रहा पुली, इसका भी 0 हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट लगेंगे, समेशन टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट के लिए लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, प्लस टी इंटू वी बी, है ना, उसका 0 इसका 0, और ये यहाँ इसका लिखेंगे और इसका लिखेंगे, तो माइनस 2t इंटू वी इक्वल टू 0। तो t तो 0 है नहीं यहाँ, तो हमारे पास वी बी इक्वल टू कितना आ गया, 2v, वी बी कितना दे हैं 2, यानी v इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकंड, जो कि जो डायरेक्शन माना उसी की डायरेक्शन में है, इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है भाई। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। 43 क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 43, पार्टिकल, a particle with total mechanical energy which is small and negative is under the influence of one dimensional potential, यानी ये दिया हुआ है u of x equal to x to power 4 by 4 minus x square by 2 joule, where x is in meters. At time t equal to 0 it is at x equal to minus 0.5, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर ये x equal to 0 है तो यहाँ कहीं है x equal to minus 0.5 मीटर पर, यानी यहाँ। Then at a later time it can be found, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ अपने को मिल सकता है, ये अपने को बताना है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका बेस्ट है कि ग्राफ बनाते हैं। मेरे ख्याल से ग्राफ आपको आता है होगा बनाना, वैसे मैं बनाता हूँ, देखो कैसे करूँगा मैं। तो
पहले देख लेता हूं कि u ऑफ x कहाँ 0 है। तो यहाँ से देखो मैं एक्स स्क्वायर को बाहर लूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4 या 2 को भी बाहर लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 रह जाएगा। आप यहाँ देखो, ये देखो इसका क्या हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक तो हो गया x इक्वल टू 0 और एक हो गया प्लस माइनस √2 है ना। एक तो ये हो गया, दूसरा इसका स्लोप कहाँ 0 हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो du बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 4x³ बाई 4 माइनस 2x/2 यानी x³ माइनस x, यानी x को बाहर लो तो x स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख रहे हो कि du बाई डी एक्स 0 कहाँ हो रहा है, एक तो x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है और एक x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका करो मालूम कैसा बनेगा। ये यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। है ना। अब यहाँ देखो कि u ऑफ x यहाँ 0 हो रहा है और स्लोप यहाँ 0 हो रहा है। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये u ऑफ x है और ये x है। तो एक तो इसका यहाँ ये 0 हो रहा है और एक यहाँ 0 हो रहा है और एक यहाँ 0 हो रहा है। और स्लोप की बात करें तो स्लोप कहाँ 0 हो रहा है, स्लोप 0 हो रहा है, एक तो +1 पे स्लोप 0 हो रहा है, -1 पे। अब कैसे देख चेक कर लेंगे भाई, पहले तो कहाँ गया है वो, चलते हैं हमारे पास में इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको किसको कहाँ गया, ये है ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। किसको, इसको। तो d2u बाई dx2 कितना रहा देखो, 3x स्क्वायर माइनस 1 है ना, 3x स्क्वायर माइनस 1। तो x इक्वल टू 0 पर -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा है। x इक्वल टू 1 पे देखो प्लस आ रहा है, यानी क्या है इसका मतलब मिनिमा है। इसका मतलब देखो ग्राफ इसका कैसा होगा। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही फंक्शन की, 0 आ रही। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखो तो 1/4 माइनस यानी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है इसका ग्राफ होगा ऐसा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। हाँ सर बात दोनों का क्लियर है? मिनिमा आया, हाँ जी, दोनों का मिनिमा आया। हाँ दोनों का मिनिमा आया ना। हाँ देखो ना, वापस से चलते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ मैक्सिमम आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ क्या मिल रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू -1 पे मिनिमा होना चाहिए और x इक्वल टू +1 पे भी मिनिमा होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा चलता है ना। हाँ ठीक है। है ना, ये कर्व आ गया भाई हमारे पास में, ऐसा ग्राफ बन गया, यानी उस फंक्शन का, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का ऐसा कर्व अपने को मिलेगा। तो अब क्या कह रहा देखो, ये वैल्यू क्या होती है, -√2 का मतलब क्या हो, -1.414 ना। ये क्या कह रहा है, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू -0.5 पर है। 0.5 का मतलब कहाँ है, यहाँ होगा ना, है ना, -0.5 पर है तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ है। तो अब क्या कह रहा है एक चीज, particle with total mechanical energy which is g small and negative is under the influence of one dimensional potential where x is in meters at time t equal to 0, it is at x equal to -0.5 meter, then at a later time it can be found। तो कहाँ मिल सकता है, तो ये हमारे पास में anywhere on the x axis तो आप कह नहीं सकते हो, anywhere on the x axis नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो, वैसे तो एक बार बताओ, इसने ये नहीं कहा कि 0.5 -0.5 पर ये है तो यहाँ से रिलीज किया गया है। अगर रिलीज करने की बात करता
तब तो मालूम है कहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक ही जाता, यानी यहाँ से यहाँ तक। कहाँ से कहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक। मतलब कहने का मतलब है यहाँ इसका ऑसिलेशन जो है, इसका ऑसिलेशन इन दोनों पॉइंट के बीच में ही होता अगर रिलीज करता तो। ये तो कह ही नहीं रहा उसने रिलीज क्या, उसने ये पॉइंट नहीं बोला है, तो हम अपने को अपना अंदाजा मारेंगे। अब क्या करना है, तो इसने कहा देन एट अ लेटर टाइम इट कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन द एक्स एक्सिस, ये तो अभी आप कह नहीं सकते हो, बिटवीन -1 to 1। यार तो अजीब क्वेश्चन है। अच्छा, इसने ये भी कहा कि विच इज स्मॉल पार्टिकल विद टोटल मैकेनिक एनर्जी विच इज स्मॉल एंड नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव तो नहीं हो सकती है। अच्छा, वो पॉइंट वहां कंक्लूजन इसने मतलब इसने क्लू वहां दिया हुआ है। क्लू क्या दिया इसने कि पार्टिकल विद टोटल मैकेनिक एनर्जी विच इज स्मॉल एंड नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव और स्मॉल, इसका मतलब है कि ये जो है ना -1 और 1, तो -1 और 1, लेकिन यहाँ ये 0 हो सकता है ना, पोटेंशियल यहाँ 0 हो सकता है, तो विच इज स्मॉल एंड नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रही है, यहाँ 0 हो रही है x = 0 पर। दूसरा, बिटवीन -1 to 0, -1 से 0, तो फिर -1 से 1 में क्या दिक्कत है। बिटवीन 0 to 1, particle with total mechanical energy which is small and negative, it is under the influence of one dimensional potential where time t equal to 0 it is at x = -0.5. Then a later time it can be found.
मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो उसमें क्या था, मैं खुद ही इसमें गड़बड़ कर रखा है यार क्वेश्चन, क्योंकि ये कह रहा है देखो उसका आंसर क्या होना चाहिए मैं बताता हूँ आपको, मेरे हिसाब से जो आंसर बनेगा वो बताता हूँ फाइनली। सॉरी, मतलब दोनों का एक जैसा ही बनेगा। तो देखो एक तो x इक्वल टू 0, तो यहाँ से नेगेटिव यानी इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। तो पहली बात तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 नहीं हो सकता, है ना। और ये अपने को मैं आंसर बताता हूँ क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो ये जो लाई करना चाहिए, ये लाई करेगा क्योंकि -√2 है ना। इसका मतलब है x जो है ना वो होना चाहिए लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -√2, ये आंसर आना चाहिए। इसके बीच में लाई करना चाहिए इसको, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव बने रहना है। इसका मतलब x लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि रिलीज तो यहाँ से रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ रिलीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ है। इसका मतलब ये लेस देन 0 है ना, और क्योंकि यहाँ पहुंचेगा √2 पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब √2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, -√2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 0 को भी इंक्लूड नहीं करना। तो ये आंसर आना चाहिए बस, इसके अकॉर्डिंग देख लो अगर इसमें कोई मैच कर रहा हो तो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई मैंने क्या कहा? तो कौन सा मैच कर रहा हो देख लो। हाँ तो मोस्ट करेक्ट पे 3 मान लेंगे बिल्कुल, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा। बाकी भाई अगर ऑप्शन देखें तो फिर थर्ड ऑप्शन हम करेक्ट मान लेंगे। ओके सर बट स्मॉल एंड नेगेटिव बोला है ना, हाँ स्मॉल बोला है स्मॉल, तो आई थिंक उसकी वजह से वो लोग तो 0 तो नहीं हो सकता है, तो मानते हो √2 भी नहीं, -√2 भी नहीं जा सकता, हाँ और नेगेटिव रखना है, ऐसे याद रखो। तो समझ में आ रहा है ना। तो हो सकता है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक भी हो, ठीक है, या यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि -0.5 पर उसको रिलीज किया है, ये नहीं कहा है। रिलीज करता तब तो मुझे पॉइंट मिल ही गया, फिर तो मैं कहूंगा यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि इसके पोटेंशियल ये होना चाहिए फिर तो, ठीक है ना। तो वैसे भी अगर तो बट ऑप्शन देख के चलें, हाँ बोलो। सर 0 के आगे भी तो पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, मतलब वाई एक्सिस पर है ना पोटेंशियल तो। अरे बेटा यहाँ 0 नहीं हो सकता है ना, लेकिन क्योंकि अगर वो इसको क्रॉस कर गया मान लो x इक्वल टू 0 को, तो फिर तो 0 भी तो पोटेंशियल चेंज हो रही है ना। वो कह रहा है 0 तो है ही नहीं, इसका मतलब x इक्वल टू, और यहाँ भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, यहाँ जाते हैं 0 आ रहा है, इसका मतलब वो मतलब कभी भी तो वो नेगेटिव। पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, मतलब 0 हाँ के ऊपर 0, जा ही नहीं सकता। 0, हाँ 0 भी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव भी नहीं हो सकता है, ये कह रहा है वो। इसलिए बेस्ट आंसर जो है वो ये है, ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 44 sorry. In the police system shown in figure, block C is going up at 2 meter per second and block B is going up at 4 meter per second. Then the velocity of block A on the string shown in figure is equal. तो ये A, यहाँ ये पुली है, तो ये C है, ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये 4 मीटर
पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। क्या कह रहा है? तो एक मिनट, अभी एक मिनट रुकिए आप, तब तक आप आगे क्वेश्चंस कर लीजिए, मैं आता हूँ एक मिनट। फोर्टी फोर ना? तो इसमें दरअसल क्या है, ये कांस्टेंट मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये 2 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको इधर टी लग रहा होगा, इसको टी, इसको टी, इसको टी। तो सीधी सी बात है कि यहाँ मान लेते हैं T1 है, तो यहाँ भी T1 होगा, यहाँ भी T1 होगा, यहाँ भी T1 होगा, और यहाँ भी T1 होगा, और यहाँ भी T1 होगा। तो मैं पहले इस रोप के लिए बात करूंगा। कौन सी? इस रोप के लिए। तो मैंने मान लिया है कि ये ऊपर की तरफ मैंने मान लिया कि v स्पीड से जा रहा है। मान लो कितने से? मैंने मान लिया कि v स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो ये जो रोप मैंने लिया था, ये इसके लिए कंस्टेंट लगाऊंगा मैं। तो अब ये इस पुली के बारे में तो पता नहीं मुझे। ये पुली भी मैं मान लेता हूँ कि नीचे जा रही, मान लो ये पुली, इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया vp है। तो लगाते हैं इसके लिए। तो क्या लिखेंगे, देखो t इंटू वी समेशन t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये तो रुका हुआ ही है ना, ये पुली तो रुकी हुई है, इसका तो 0 + 0, और ये ऊपर नीचे की तरफ जा रही है। कौन सी? ये पुली। तो यहाँ कितना लिखेंगे, -t इंटू वीपी इक्वल टू 0, यानी vp इक्वल टू v हो गया। तो एक रिलेशन तो सीधा मिल गया अपने को। अब इसके लिए लगाएंगे, किसके लिए? इस रोप के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ, T1 इंटू 4 प्लस ये नीचे जा रहा है तो 2T1 इंटू वीपी, ये भी ऊपर जा रहा है, T ऊपर की तरफ है, तो 2 इंटू 2T1 इक्वल टू 0। T1 0 है नहीं, तो 4 + 2VP + 4 इक्वल टू 0। तो VP इक्वल टू कितना गया, -4।
इसका मतलब ये भी तो -4 ही आ गया, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव का मतलब है क्योंकि मैंने एक की वेलोसिटी ऊपर माना है, नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, कितने से 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। समझ में आया? भाई क्लियर है? हाँ सर। 45 बताना है क्या? ऐसे बता दो यार, मुझे चला ही ये सब। 45 नहीं बताना है, 46 बताना है, 46 बताना है, नहीं बताना है, 47 बताना है, 48, 49, 50 है क्या? डाउट है क्या यहाँ तक? 45 से लेकर, अच्छा नहीं है इधर, तो कौन सा बताना है मुझे? 52 बताना है। द कंपोनेंट्स ऑफ 47 बताना है, पहले 42 कर लेते, चलो सॉरी 52 कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ वेरिंग according to the graph shown, when the particle moves from this to this, then work done by this forces। तो आप ये देखो कि x1 से यानी 0 से 4 जा रहा है, y में 5 से 20 जा रहा है और z में 12 से 0 जा रहा है, then the work done by this force is, ये बताना है अपने को, ठीक है? तो the components of a force acting on a particle are varying according to the graphs shown, when the particle moves from this to this, then the work done by this force is। तो देखो कैसे करेंगे, आपको मालूम होगा कि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी डब्ल्यू होता है, यानी इसको इंडिकेट करेंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू ये हो गया एफ एक्स आई कैप, एफ आई जे कैप, एफ जेड के कैप डॉट ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। तो हमारे पास हो गया एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये आ गया हमारे पास। यानी आप देखो कि एरिया अंडर दी कर्व देख लो, है ना? तो कहाँ तक देखना, देखो 0 से 4 के लिए बात करना है, तो एक का 5 से 20 के लिए बात करना y के लिए। तो मतलब क्या, देखो इस ग्राफ से समझाता हूँ आपको मैं। ये x है, ये एफ ऑफ x है, ये एंगल 37 डिग्री है। तो कहाँ तक जा रहा है? 0 से 4 जा रहा है, देखो दिख रहा है आपको 0 से 4, इसका मतलब है 0 से 4 का मतलब यहाँ तक की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास में एरिया अंडर दी पूछ रहा है, तो अगर ये 4 तक जा रहा है, ये 4 है, यानी ये 4 है, तो फिर ये कितना होना चाहिए? इसका मतलब ये 3 होना चाहिए ना, ये 3/4 ही आ रहा है, तो अगर ये है ना, तो ये आना चाहिए। अब आप ये देखो कि ये कितना है, 10 है, इसका मतलब ये कितना हुआ, 13 हो गया ना, 13 न्यूटन हो गया वहां तक। तो इसका एरिया अंडर दी कर्व नहीं बता सकते, यानी यहाँ अपने को क्या मिलेगा, एफ एक्स डी एक्स, ये कितना आ रहा देखो, यहाँ से ट्रेपेजियम बन रहा है, तो 1/2 इंटू 10 प्लस 13 इंटू डिफरेंस 4, तो कितना हो गया भाई, ये 2, तो ये आ गया हमारे पास में 23 इंटू 2 यानी 46 आ गया। तो आ गया एफ एक्स डी एक्स। हमें क्या बताना था, वर्क पूछ रहा है वो, तो इस तरह से कर लेंगे। हाँ, फिर आगे क्या कह रहा देखो, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 5 से 20, तो 5 से 20 के लिए बताता हूँ मैं आपको, है ना? ठीक है भाई, मैं उसका 5 से 20 वाला बताता हूँ आपसे। ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। अब सर, जैसे एक इसका मिनट। भी देख,
हाँ सर, लिख लिया। अब जैसे इसका देखते हैं, तो ये हमारे पास में y ये 15 है। तो यहाँ देखो आप, हमारे पास में ये एफ वाई है, तो कितना हो गया यहाँ, ये 20 हो गया। तो अब ये कहाँ से जा रहा है, देखो 5 से 20, 5 से 20 मतलब यहाँ से, ये 5 से 20 का मतलब यहाँ तक। तो ये वाला जो, क्योंकि हम लोग 5 से 20 जा रहे हैं, तो ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग जाएंगे। तो पहले ये वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये वैल्यू बता सकते हो ना आप? कैसे? ये 15, ये 20 लिया मैंने मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक ये 15 है। तो भाई अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो हाइट इसकी, ये हाइट मैंने मान लिया कि h है मान लो, तो h/5, डिफरेंस 5 देना, इक्वल टू 20/15, तो ये हो गया 3, यानी h इक्वल टू कितना आ गया, 20/3। इसका मतलब ये -20/3 है। तो यहाँ इसका आ जाएगा FY/dy, ठीक है ना। और ये इक्वल टू क्या होगा, ये वाला एरिया लेना है। कौन सा वाला एरिया लेना है, ये। अब मेरे ख्याल से इतनी गणित तो आप लगा ही सकते हो, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग भी तो आपको देखना है। कर लोगे भाई? लॉजिक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ? हाँ है सर। ना। तो इन दोनों का देखना। अच्छा मैं इसका भी बताता हूँ। FZ में चक्कर क्या, देखो FZ में क्या हो रहा है, तो ये 12 है, ये -16। देखो 12 से कहाँ जा रहा है, वो 0 पे जा रहा है। तो आप देखो फोर्स भी नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। इसका मतलब इसका पॉजिटिव लेना है आपको, ये ध्यान रखना है। और सबको वैल्यूज को रख दो, यानी यहाँ इस केस में FZ/DZ ये वैल्यू आ जाएगी। इसका तो सीधा आ गया, कितना आ रहा है, हाफ इंटू 16 इंटू 12, है ना। कितना हो गया, 6। तो 16 का कितना हो जाएगा भाई, 5 का, यानी 96 आ गया। तो +96 लेना है इसका, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है लेफ्ट साइड में, और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स नेगेटिव आने का मतलब है उस डायरेक्शन में, ये कहने मतलब है। तो 96 लेंगे। इन तीनों का एल्जेब्रिक सम कर लो, प्लस माइनस जो भी आ रहा होगा सबके साथ, ठीक है ना। तो आ जाएगा आंसर, ऐसे करना था। तो 47 भी बताना है। सर वैसे ये जो रिविजन टेस्ट हो रहा है, उसका अगर डाउट है तो उसका सॉल्यूशन अपलोड हो रहा है क्या यूट्यूब पे? नहीं, उसका सॉल्यूशन तो आपको भेजा होगा ना, सॉल्यूशन नहीं भेजा है क्या? सॉफ्ट को भी भेजा होगा ना सॉल्यूशन का। सर अब उसमें सब नहीं रहता है ना। हाँ तो जो नहीं रहेगा वो पूछ लो, उसमें क्या बता दूंगा मैं। आप ग्रुप पे सेंड कर दो, या मुझे पर्सनली सेंड कर दो, ठीक है ठीक है ना। तो वो डिस्कस कर लूंगा क्लास में। नेक्स्ट है 47। तो देखो 47 में क्या हो रहा है, इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो देखो कैसे करेंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 0,0। तो ये हमारे पास में L हो गया और ये हमारे पास में H हो गया। तो यहाँ से ये ब्लॉक किया मान लो, तो इसको फोर्स लग रहा है जो कि वेरिएबल फोर्स, क्योंकि स्लोली लेके जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है a body of mass m was slowly hauled up the hill as shown in the figure by force F, which at each point was directed along tangent to the trajectory. The find work performed by this force. If the height of the hill is h, the length of the base is l, the coefficient of friction k.
तो स्लोली ये जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, मान लो किस इंस्टेंट पर यहाँ कहीं है, और जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो टेंजेंशियली लगा रहे हैं एफ, ठीक है ना। सर आप म्यूट हो। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, सर म्यूट होगा। तो ये हमारे पास में मैंने मान लिया कि ऐसा टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है ना, तो ये थीटा बना रहा, मान लो ओरिजिन के साथ में ये थीटा बना रहा है। तो यहाँ फोर्स जो लग रहा है वो टेंजेंशियली लग रहा है एफ, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, यहाँ एम जी लग रहा है, और इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। तो ये आप देख रहे हो कि एम जी का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इधर एम जी साइन थीटा और इधर क्या हो जाएगा, ये एम जी कॉस थीटा। और इस स्लोली जाने का मतलब क्या हो, अच्छा फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा होगा, इसको कितना लग रहा होगा, म्यू इंटू एन, यानी स्लोली जा रहा है। इसका मतलब है कि एफ इक्वल टू आना चाहिए एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, और एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा है, तो हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, दोनों साइड, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा डी आर वो इसी डायरेक्शन में है, यानी डी आर अगर इस डायरेक्शन में है तो ठीक है, यानी इसका मतलब है डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ इंटू डी आर, ये वर्क डन बाय एफ आ गया। अब डब्ल्यू एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में एम जी इंटू डी आर साइन थीटा प्लस म्यू एम जी इंटू डी आर कॉस थीटा। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा किसी को, लिख लिया है। मैं फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एक यहाँ मिनट। म्यू ले रहा हूँ जो कि के दरअसल है ना, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। हाँ सर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से डी आर अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आप यहाँ देखो कि डी आर इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये एंगल थीटा है, ये डी एक्स है, ये डी वाई है, तो डी एक्स बाई डी आर इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, यानी डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी आर कॉस थीटा। उसी तरह डी वाई बाई डी आर इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा, यानी डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, डी आर साइन थीटा, ठीक है। तो अब वहां रखो आप, तो डब्ल्यू एफ इक्वल टू क्या था, एम जी डी आर साइन थीटा, तो एम जी डी आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ ये हो गया डी वाई प्लस म्यू एम जी डी आर कॉस थीटा, उसको क्या लिखोगे, डी एक्स, इसको इंडिकेट करोगे 0 टू एच, इसको इंडिकेट करोगे 0 टू एल, तो हमारे पास आ गया एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, ये आंसर आना चाहिए। लेकिन ये आंसर तभी आएगा जब ये स्लोली मूव करेगा, अगर स्लोली मूव नहीं करेगा तो आंसर कभी भी नहीं आ सकता। क्लियर है। फोर्टी 47 हो गया, फिफ्टी 52 हो गया, 54, फिफ्टी 55, ठीक है भाई, आगे चले। 54 में क्या कह रहा है, ये हमारे पास ऐसा सिस्टम है, और यहाँ ये स्प्रिंग है,
तो ये 2 kg ब्लॉक है. द सिस्टम एज शोन इन द फिगर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी ये यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी 0.5 kg ब्लॉक की. The pulley string are ideal and friction is absent everywhere. The speed of 5 kg block when 2 kg block leaves the contact with the ground. तो मान लो जब ये यहाँ पहुंचता है तो इसमें वेलोसिटी आ चुकी है, मान लेते हैं v. कितना चला ये x अगर चला, इसका मतलब इसमें kx फोर्स होगा, तो यहाँ जो टेंशन डेवलप होगा kx इक्वल और वो इक्वल टू क्या हो जाए 2g, यानी जस्ट यहाँ जो नॉर्मल है वो जस्ट क्या हो जाए 0, यानी kx इक्वल टू 2g. ये लॉजिक समझ में आया? तो इस 5 kg ब्लॉक के लिए एनर्जी कंजर्व करवा दो a पॉइंट और b पॉइंट के बीच में, यही रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पर ही पड़ा हुआ है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर 5 kg ब्लॉक, तो कितना हो जाएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू माइनस, यानी 5 g इंटू एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर. तो यहाँ से kx की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकाल लेंगे. k की वैल्यू तो दे रखा है इसने, तो हमारे पास में कितना दिया इसने 40x2 इंटू 10, यानी x इक्वल टू आ गया 1/2. तो ये हो गया 5 इंटू 10 इंटू 1/2 इक्वल टू हाफ इंटू v, मतलब m कितना है इसका 5. खैर 5 से तो 5 कैंसिल आउट, ये v स्क्वायर इससे ये कैंसिल आउट, यानी ये कितना आ रहा है इसका, क्या चाहिए है? कुछ और ही आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया है क्या? √10 आ रहा है. तो v इक्वल टू कितना आ रहा है? वो स्प्रिंग की एनर्जी तो भूल ही गए, प्लस हाफ kx स्क्वायर भी तो लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में. इनिशियल स्प्रिंग की एनर्जी क्या थी? यहाँ 0 थी. तो 0 इक्वल टू -5 इंटू 10 इंटू 1/2 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 40 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर. सॉल्व कर लो इसको. तो देखो कितना आ रहा है. तो देखो ये हाफ और हाफ चला गया है, तो हमारे पास आ गया देखो यहाँ 50 इक्वल टू 5v स्क्वायर प्लस 40/4, तो 10 का इधर गया तो कितना हो जाएगा 10, यानी 40 इक्वल टू 5v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी हमारे पास v इक्वल टू आ गया 2√2 मीटर पर सेकंड. यह आंसर आना चाहिए. ठीक है भाई? हो गया ना भाई? समझ में आया? हाँ सर. नेक्स्ट है हमारे पास में 54 था 55. Block A in the figure is released from rest when the extension this spring में already extension दिया है यहाँ. तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मान लेते हैं. इसमें ऑलरेडी x0 का एक्सटेंशन है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ k, इसका मास m है, इसके काइनेटिक एनर्जी 0 यहाँ से रिलीज कर रहे हैं. तो क्या होगा कि जब ये मान लो यहाँ पहुंचता है, क्या कह रहा है? द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए और ये x है इसका.
तो एनर्जी कंजर्व करवा दो। स्प्रिंग एक्सटेंशन कितना मानेंगे बाद में, x प्लस x नॉट मानेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो लिखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 प्लस स्प्रिंग की हाफ के x नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की x नॉट प्लस x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। 58 particle of mass 2 kg is moving in a conservative field of force in which potential जो particle अपने को दिया है u of x equal to 10 by 4 plus x minus 1 का whole square, where x is in meters and u is in joules. The particle is initially at x equal to 3. x equal to 3 पर particle है, तो यहाँ देखो पहली बात तो x equal to 1 पर आप देखो कि x equal to 1 पर u क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। ये बात समझ में आ रही पहले तो आपको, x equal to 1 पे देखो आप क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है u। इसका ग्राफ कैसा मिलेगा अपने को, इसका ग्राफ मिलेगा ये x एक्सिस है, ये u है और ये x इक्वल टू 1 है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5 जूल आ रही है ना। ये कह रहा है कि यहां से, है ना, यहाँ इसका स्लोप क्या आ रहा है 0, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो इसका कर्व ऐसा मिलेगा अपने को। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 2 kg is moving in a conservative field of force in which potential जो particle varies with according this where x is in meter, the particle is initially at x equal to 0 and is projected towards origin। यानी इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल को x इक्वल टू 3 से इधर प्रोजेक्ट किया u स्पीड से। ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 3 है। तो आप देख रहे हो कि पोटेंशियल क्या कर रही है, उसकी बढ़ती जा रही है ना। पोटेंशियल बढ़ने का मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है। तो ये कह रहा है कि द पार्टिकल इज इनिशियली एट x इक्वल टू 3 मीटर एंड इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन विद वेलोसिटी u। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ u दैट द पार्टिकल कैन रीच द ओरिजिन। तो सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ है, x इक्वल टू 1 पर है। तो अगर यहाँ मैं जस्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर 0 कर दूं तो उसके बाद तो क्या हो रहा है, देखो ये इधर निकल जाएगा आगे। अगर इसको क्रॉस कर गया x इक्वल टू 1 को तो ये इधर निकल जाएगा। अब आपको और समझाता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ देखो स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आपको याद होगा कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ये इक्वेशन होती है माइनस du/dx, माइनस आ रहा है और du/dx यहाँ देखो इस पॉइंट पे देखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब फोर्स पॉजिटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये जब इधर जाएगा तो फोर्स किधर लग रहा है, इसको इधर की तरफ लग रहा है। लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ देखो स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। स्लोप पॉजिटिव, du/dx पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब माइनस लगाएंगे तो नेगेटिव, यानी फोर्स इसका मतलब इसको जैसे इधर जाएगा है, फोर्स इसको इधर लग रहा है तो फोर्स उधर लग रहा है तो क्या करेगा, ऑपोजिट ले जाएगा। इसका मतलब x इक्वल 1 तक पहुंचा देना, तो एनर्जी कंजर्व करवा दो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे, यहाँ लिखेंगे u ऑफ 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू u ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी जस्ट काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देंगे, स्पीड को क्या कर देंगे 0। u ऑफ 3 रख के देख लो, वहां u ऑफ 1 रख के देख लो, कर लोगे, ऐसे करना था। समझ में आई बात। हमारी कल भी क्लास है ना, ठीक है। तो कल हम लोग वो पढ़ेंगे, एरर के बारे में बात करेंगे। कल मैं सोच रहा हूँ सिर्फ पढ़ेंगे ही, तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा न्यूज में भी। 60
if the potential energy of two molecules is given by U equal to A by R to power 6 minus B by R to power 12, where A and B are constant, R is the distance between the molecules at equilibrium position, its potential energy. तो equilibrium कब आएगा? जब इसको R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा -6A R to power 7 प्लस 12B R to power 13, और इसको क्या करेंगे हम लोग? 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम तब होगा जब फोर्स क्या होना चाहिए, क्योंकि फोर्स होता है -du/dr, और ये 0 होना चाहिए, यानी स्लोप क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास में 6A बाई R to power 7 इक्वल टू 12B बाई R to power 13, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो R to power 6, ये कितना हो गया हमारे पास में? 2, तो यानी R इक्वल टू आ गया 2B बाई A टू पावर 1/6, यानी हो गया R0। तो ये हमारे पास में R0 आ गया। तो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस वैल्यू को रख दो ना यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो रख दो वहाँ, कर लोगे? या R to power 6 ही रहने दो, यहाँ से देखो R to power 6 इक्वल टू कितना रहा? 2B बाई A आ रहा है ना, उसको वहाँ रख दो। तो U इक्वल टू ये हो जाएगा A² बाई 2B 1 बाई, है ना, या इसको रखोगे ना आप ऐसे 1 बाई R to power 6 इक्वल टू A बाई 2B ना, माइनस, तो स्क्वायर करेंगे इसका, तो B हो जाएगा A² बाई 4B²। तो अल्टीमेट हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई, यानी U इक्वल टू आ गया, B से B कैंसिल आउट हो गया, यानी आ गया A² बाई 4B, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। समझ में आ गई बात? भाई बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बच्चे बाकी के 15 क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे यार इनको ना, तो कल तो हम लोग पढ़ेंगे एरर के बारे में। और अभी DPP 2 हो गया, DPP 2 कर लिया है क्या? हाँ या ना, कुछ तो बोलोगे आप लोग यार, तो करो नहीं, भाई, 12th आप के भी करो। करते हैं क्या सर? सब हाँ? 12th के करते हैं, 12th के DPPs करते हैं क्या? क्या 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 सर 12th के, क्या? सर 12th के टॉपिक के DPP करते हैं ना पहले? 12th के करोगे? हाँ सर। मैं बताता हूँ फिर आपको, वो DPP करो, क्योंकि हमारे पास कितना हो गया, 3 4 और ये 1 तो कंप्लीट ही है वैसे ऑलमोस्ट। लेकिन आपके ग्रेविटेशन नहीं हुआ ना, चर्च गेट पे भी ग्रेविटेशन बचा हुआ है। तो 1 मिनट ये काम करते हैं, 6 DPP में क्या हो रहा है? 6 DPP आप कर सकते हो ना, DPP 6, उसमें लेकिन मेजरमेंट एरर रह गया, तो चलो उसके बाद DPP 7, हाँ चलो फिर DPP 7 करिए आप पहले, ठीक है ना। EMF, EMI, अल्टरनेटिंग करंट्स, वे ऑप्टिक्स, नहीं वो तो मैं करवा दूंगा। DPP 7 भी कर लो आप पहले, DPP 2 नहीं किया है तो DPP 7 पहले कर लो आप, RBD वाला करवा दूंगा मैं, ठीक है भाई। फिर जैसे एरर होगा तो फिर हम लोग DPP जो भी है वो कर लेंगे नेक्स्ट वाले। तो DPP 7 पहले करना है, रिवीजन DPP 7, ओके। चलिए फिर